जय हिंद दोस्तों। जो नेक्स्ट डिनेस्टी अब हम कवर करेंगे आज वो होगी खलजी डिनेस्टी। तो फर्स्ट डिनेस्टी हमने देखा मामलुक डिनेस्टी या इल्बाडी या स्लेव डिनेस्टी। स्लेव डिनेस्टी इसलिए बोला गया क्योंकि जो पहले उसके रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज अ स्लेव। देन द नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश, ही वॉज अ स्लेव ऑफ स्लेव बिकॉज ही वॉज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश ऑल्सो, although he married his daughter, so he became the son-in-law even. And the next dynasty which we are going to read is खलजी dynasty। ठीक है, सो अब देखते हैं कि खलजी डिनेस्टी के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए या फाउंडर्स कौन थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हेन ही अटेन्ड द किंगशिप ही वाज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत। ठीक है, जब इन्होंने किंगशिप अटेन किया तो वो पूरी तरीके से अपने आप को फ्री कर चुके थे फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत। किस सुल्तान के बारे में बर्नी ने ये स्टेटमेंट दिया है? तो बर्नी ने ये स्टेटमेंट दिया है अबाउट द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ दैट पीरियड, दैट इज अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी मेड द अबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खलजी। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली who established the control of state over religion. First king not of Khalji dynasty, he was the first king of Delhi जिसने कि who established the control of state। उसने religion को अपने ऊपर हावी नहीं किया, religion के ऊपर उसने state को रखा। In this context he explaining the policy, I don't know what is correct or incorrect by law, I give a command which I understand suitable for the welfare of the state or special occasion, आई डोंट नो वॉट विल हैपन ऑन द फाइनल डे ऑफ जस्टिस। तो इसने बोला कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है बाय लॉ, मैं सिर्फ वही कमांड देता हूँ जो मुझे लगता है कि स्टेट के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए होनी चाहिए। अब इससे फाइनल डे ऑफ जस्टिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो उसको नहीं पता। ठीक है, अलाउद्दीन हैड मेड अलाइव द थॉट ऑफ बलबन, ही यूज टू बिलीव इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ किंग हु इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो बलबन की जो थियोरी थी उसको उसने यहाँ पे ज़िंदा रखा। ऑल्दो बलबन के मन में वेलफेयर जैसी चीज़ें बहुत कम थी, ही हैड दीज थिंग्स ऑल्सो, बट ही मेड दिस थियोरी अलाइव कि भाई जो सुल्तान है या जो राजा है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ईश्वर का। ही डिड नॉट यूज़ टू टेक द परमिशन ऑफ खलीफा, तो वो भी खलीफा की कोई परमिशन, वो खलीफा से कोई परमिशन नहीं लेता था अपनी पावर्स को एक्सपेंड करने के लिए। दैट्स वाई ही नेवर मेड अ सॉलिसिटेशन इन फ्रंट ऑफ खलीफा, तो कभी भी जाके उसने वहाँ पे सॉलिसिट नहीं किया खलीफा के सामने जाके फॉर द रिकग्निशन ऑफ हिज पोजीशन। वो खुद को यामिन उल खिलाफत नासिरी आमिर उल मुमिन बताता था एंड ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उलेमास। ठीक है, तो वो राजा मतलब एक सुल्तान की तरह प्योरली बैठा हुआ है। ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी अदर बॉन्डेजेस, जब उसको जो सही लगेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ही विल डू द सेम। विच डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? देखिए पहली डिनेस्टी हमने देख लिया 1206 से 1290 तक इन्होंने रूल किया था, स्लेव डिनेस्टी ने। नाउ दिस डिनेस्टी विल कम इन रूल फ्रॉम 1290 AD। तो ये 1290 से 1320 तक रहे, मतलब कि 30 साल इन्होंने रूल किया सिर्फ। लेकिन इस 30 साल में कुछ हिस्ट्रीज भी क्रिएट की। सो 1290 से 1320 ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था किसी भी डायनेस्टी के लिए, दैट वाज खलजी डायनेस्टी। फिर तुगलक डायनेस्टी आएगी, वो 1320 से रूल करेगी 1414 तक, 12 तक सॉरी। एंड सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450, तो इन 2 साल के पीरियड में किसने रूल किया पता नहीं। एंड लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक। ठीक है, तो 1206 से 1290, 1290 से 1320 जो सबसे छोटा पीरियड था खलजी डायनेस्टी। देन मतलब स्लेव खलजी, देन कम्स दिस तुगलक। तुगलक ने रूल किया 1320 से 1412 तक। फिर उसके बाद सैयद आए, सैयद ने रूल किया 1414 से 1450 तक। और उसके बाद फाइनली आते हैं लोधी डायनेस्टी। सो इन्होंने रूल किया 1451 से 1526 तक। ठीक है,
तो ये इनका क्रोनोलॉजी है. Therefore, Khalji dynasty ruled for the shortest period. Next, which Sultan wanted to launch a new religion, but ulemas opposed the move? So Alauddin was the person who wanted a new religion. Alauddin Khalji was the ambitious emperor. He assumed the title of Sikandar-e-Sani, Sikandar second Sani, Alexander the Great. मतलब अलेक्जेंडर के बराबर, सानी मतलब बराबर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड मेड इट इम्प्रिंटेड ऑन हिज कॉइन्स, और उसने ये सिकंदर ए सानी अपने कॉइन्स पे भी छपवाया. ही हैड द एम्बिशन टू विन द एंटायर वर्ल्ड, और वो एक नया रिलीजन भी इंट्रोड्यूस करना चाहता था, बट ही अबेंडन द आइडिया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड द कोतवाल अल्लाह उल मुल्क. तो अल्लाह उल मुल्क के एडवाइस पे उसने इस आइडिया को शेड ऑफ किया. Which Sultan of Delhi assumed the title of Alexander the Great? So it is Alauddin Khilji. Who among the army commanders of Khilji died fighting against Mongols? तो मंगोल्स से लड़ते समय इनमें से कौन सा कमांडर जो है जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो ही वॉज जफर खान. Zafar Khan, the famous army commander of Khalji, died during the fighting against Mongols. He was an excellent and courageous commander of his time. Mongols were so impressed by the bravery of Zafar Khan and persistence of Khalji army that they backed only by 30 miles. ठीक है. Backed down by 30 miles. The original name of Zafar Khan was Malik Yusuf Hizbaruddin. Okay. तो जो मंगोल्स थे वो जफ़र खान की ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए थे. ऑल्दो दिस इज़ अ वॉर, दे हैव टू विन और लूज, बट दे वर वेरी इम्प्रेस बाय द ब्रेवरी ऑफ द जफ़र खान and the persistence of Khalji army, and they backed down by 30 miles. ठीक है. Next, Padmini is associated with Alauddin's conquest of Chittor. She was the wife of तो Rana Ratan Singh. Rani Padmini was the wife of Rana Ratan Singh. The story of Padmini is well depicted in Padmavat, written by Malik Muhammad Jaisi in 1540. तो ये बहुत बाद में लिखी गई उस पीरियड के. देखिए हमने देखा कि खलजी का जो रूल रहा है वो 1320 तक ही रहा है. अब ये जो स्टोरी लिखी गई है वो जाके 1540, मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो चुकी थी तब ये स्टोरी लिखी गई है. दिल्ली सल्तनत 1526 में ख़त्म हो गई है. ठीक है. तो मलिक मोहम्मद जायसी ने स्टोरी को लिखा है 1540 में. अकॉर्डिंग टू दिस, पद्मिनी वॉज द वाइफ ऑफ किंग रतन सिंह. अमीर खुसरो हैड मैंशन द लव स्टोरी ऑफ सुलेमान एंड द क्वीन शैबा इन हिज टेक्स्ट एंड कंपेयर्ड अलाउद्दीन विद. अमीर खुसरो ने भी एक स्टोरी मेंशन, अमीर खुसरो बाद में आएंगे, उन्होंने एक स्टोरी मेंशन की है सुलेमान और क्वीन शैबा की उनके अपने एक लेख में. एंड ही कंपेयर्ड अलाउद्दीन विद सुलेमान एट पद्मिनी विद शैबा, प्रोबेबली प्रिज्यूमिंग दिस मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज पद्मावत. तो हो सकता है इसको प्रिज्यूम करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कंपोज किया. एंड द स्टोरी ऑफ राणा रतन सिंह एंड क्वीन पद्मावती केम इनटू द फोर. असर्शन, अलाउद्दीन्स दक्कन एक्सपीडिशन वर फाइनेंशियल वेंचर्स. रीज़न, ही वॉन्टेड टू एनेक्स द दक्कन स्टेट्स. तो इसका आंसर है ए, फाइनेंशियल वेंचर्स उसके एक्सपीडिशंस का बेसिकली एम था, एनेक्स नहीं करना था. डॉक्टर के एस लाल हैज़ रिटन दैट द ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट ऑफ प्राइड एनकरेज खलजी टू अटैक द स्टेट्स ऑफ साउथ. द पर्पज ऑफ अटैकिंग दीज स्टेट्स वॉज वेल्थ एंड विक्ट्री. कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर करने का, ना ही वो पोजेशन चाहता था सदर्न स्टेट्स का. Who was the ruler of देवगिरी at the time of Alauddin Khalji's invasion? देवगिरी के रूलर कौन था? तो वो थे रामचंद्र देव. रामचंद्र देव was the ruler of देवगिरी when Alauddin Khalji invaded. So he was the ruler, and in 1296 the king of Devgiri, Ramchandra Dev, after the successful invasion of Khalji, promised him to send the revenue from the Ilichpur every year. ठीक है. तो उसने उनको बोला, रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खलजी को, कि भाई मैं आपको रेवेन्यू भेजूंगा हर साल. बट 13, ये तो बात रही 1296 की. तो 1296 में रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बोला अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई ठीक है अभी आप छोड़ दीजिए, हम आपको हर साल इतना रेवेन्यू जो है वो भेजेंगे. लेकिन 1305-1306 में उसने टैक्स नहीं भेजा. तो अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर कि देवगिरी को जाके अटैक करके आओ. 1307 में रामचंद्र देव यहाँ पे डिफीट हो जाता है, उसको सरेंडर कर लिया जाता है, वो सरेंडर कर देता है. मलिक काफूर देवगिरी को लूटता है और रामचंद्र देव को और उसके रिलेटिव्स को दिल्ली ले आता है.
अलाउद्दीन यहाँ पर आके लाके जब मलिक काफूर उसको लेके आता है रामचंद्र देव को, तो उनके साथ बहुत ही डिग्निटी से पेश आता है और उनको टाइटल देता है राय रायन का, एंड सेंट हिम बैक टू द स्टेट, और उनको अपने स्टेट वापस भेज देता है 1 लाख गोल्डन टंकास के साथ। देखिए टंका हमने उस टाइम पे पढ़े थे इल्तुतमिश के टाइम पे, तो टंका वॉज द सिल्वर कॉइन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोल्डन टंकास की, ठीक है। एंड नवसारी डिस्ट्रिक्ट भी उनको दे देता है। सो मलिक काफूर हैड ऑल्सो लेड अ कैंपेन अगेंस्ट शंकर देव द सन ऑफ रामचंद्र इन 1312 AD। तो उसके बाद ये तो स्टोरी हुई। स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? देवनागरी की देवगिरी की 1296 से। 1296 में इन्वेजन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने खिलजी को बोला कि ठीक है मैं हर साल तुम्हें रेवेन्यू भेजूंगा और इसके बदले में मुझे यहाँ पे रूल करने दो। ठीक है, डन हो गया। 1305-6 में इसने रेवेन्यू नहीं भेजा। ये सोचा होगा कि भाई 10 साल गुजर गए, ठीक है चल जाएगा, बट 1306 में जैसे रेवेन्यू नहीं आया, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा कि भाई देख के आओ क्या दिक्कत है, रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है। मलिक काफूर यहाँ आके इन्वेड करता है, साथ ही इसको हराता है, इसको ये सरेंडर करता है, इसको इसके रिश्तेदारों को लेके वो वापस जाता है सुल्तान के पास। वहाँ पे सुल्तान इसके साथ डिग्निटी से पेश आता है, इसको राय रायन की उपाधि भी देता है, साथ ही इसको 1 लाख गोल्डन टंका देता है और नवसारी डिस्ट्रिक्ट देता है कि भाई वापस जाओ रूल करो। फिर वो रूल करते रहता है। उसके बाद रामचंद्र देव के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता है शंकर देव, जिसके अगेंस्ट फिर से मलिक काफूर एक कैंपेन करता है 1312 में। अब उसने क्या किया था पता नहीं है, ठीक है। कंसीडर द मैप गिवन बिलो। द रूट इंडिकेटेड ऑन द मैप वॉज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स बाय। तो ये रूट यूज़ किया था मलिक काफूर ने। यहाँ बैठता था दिल्ली में अलाउद्दीन, यहाँ से ये मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसी पहले वाला ज़्यादा अच्छा बना था, मैंने इसको अगली और कर दिया, ठीक है। The route indicated on the map was followed by the commander Malik Kafur during his victory of South India Sultanate period. खलजी found Malik Kafur during the victory of Gujarat. तो खलजी को मलिक काफूर कहाँ मिला? गुजरात विक्ट्री के टाइम पे। काफूर को 1000 दिनार कफूर भी बोला गया था, 1000 दिनार लेके इसको ख़रीदा था सुल्तान ने। तो ये भी इसको बोला जाता था हज़ार दिनारी काफूर। और ये मिला कब था? ये मिला था गुजरात विक्ट्री के टाइम पे, ठीक। Whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1303 at वारंगल। तो 1303 में वारंगल में किसकी आर्मी को डिफीट किया गया था? इट वॉज द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। Whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1303 at वारंगल। तो 1303 में वारंगल में किसकी आर्मी को डिफीट किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी की। The first attempt by Alauddin to conquer Warangal ended in a disaster as the army of Kakatiya dynasty defeated him. ककातिया रूलर का नाम था प्रताप रुद्र। He raised a well-equipped army and Alauddin's army, which was led by Fakhruddin Juna and Malik Chhajju, was defeated by Kakatiya army. During the reign of which Sultan was Khalisa land developed on a large scale। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खलीसा लैंड डेवलप हुई लार्ज स्केल पे। क्या होती है खलीसा लैंड? मेन पर्पस जो अलाउद्दीन का था बिहाइंड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट। ही स्नैच्ड ऑल द लैंड्स फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु गॉट द लैंड्स एज मिल्क। तो उसने उन सबसे वो लैंड वापस ले ली जिनको वो मिल्क के फॉर्म में मिली थी, मतलब कि प्रॉपर्टी गिवन बाय द स्टेट है। किसी को प्राइज के तौर पे आपने कोई लैंड दे दिया या इंद्रत पेंशन, मतलब किसी भी तरीके से फ्री में जब वो लैंड दे दी तो उसने उसको वापस लिया। एंड वक्फ मतलब चैरिटी में दे दिया, जैसे कि रिलीजियस पर्पसेस के। तो ऐसी सारी लैंड जो कि या तो मिल्क के फॉर्म में मिली हो या वक्फ के फॉर्म में। ये इंग्लिश वाला मिल्क नहीं है, मिल्क बोलते हैं। फ्रॉम द एपिग्लॉटिस बोलिए, आई डोंट नो व्हाट डज इट साउंड, लास्ट में क्यू है, सो इट इज़ मिल्क। और वक्फ, तो वक्फ तो हो गया जो कि वक्फ तो हो गया जो कि चैरिटी में जो लैंड दी गई है, जनरली रिलीजियस चैरिटीज़ होती हैं। और मिल्क हो गया जो कि प्रॉपर्टी स्टेट दे रहा है, प्राइस के तौर पे दे रहा है या पेंशन के तौर पे दे रहा है, कुछ भी, वो मिल्क हो गया। तो ये सारी लैंड उसने वापस ले ली। देयरफॉर खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसी जो लैंड जो वापस ली थी उसको खलीसा बोलने लगे। द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज्ड द लैंड रेवेन्यू ऑन टू 1/2 ऑफ द प्रोसीजर वॉज।
द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस. ओके, लैंड रेवेन्यू 1/2 हो गया था. अभी तक हम कभी देखते थे 1/6 चल रहा था पुराने टाइम पे, मौर्यन टाइम पे और गुप्ता टाइम पे हमने देखा. फिर अलग अलग राजाओं के टाइम पे चेंज हुआ होगा. यहाँ पे आधा रेवेन्यू था, 1/2. सो इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन. 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस ये शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक. So Khalji fixed the land revenue kharaj to 1/2 of the produce, and he was the first Indian Muslim king to impose a tax on the actual income of the land. He was the first ruler who started charging taxes by measuring the land. He fixed the revenue by measuring the land. He also levied the houses and grazing tax. It is also described that Muhammad bin Tughlaq has also charged the 50% land revenue. In Doab region, Muhammad bin Tughlaq's revenue demand was based upon estimate, but Alauddin Khilji's demand was based on the measurement of land. तो दोनों के उसमें अंतर क्या था? दोनों ने हाफ किया था, बट अलाउद्दीन ने किया था ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लैंड, और जो तुगलक ने किया था इट वॉज बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट. सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वॉज अगेन ए एंड बी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ही आएंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट on connected with Alauddin Khilji. He collected revenue by measuring the cultivated land, so this is true. He enforced revenue measures in his entire empire. देखते हैं, पता नहीं. He abolished the powers of provincial governors. हाँ, ये ठीक है, उसने provincial governors की power को abolish किया था. So answer is C, 1 and 3. Explanation says the Lagan system of Alauddin Khalji was not applicable across the state. The system of measuring the lands of the peasants and the charging taxes on them by the government employees was limited up to Delhi and nearby parts. तो ये जो लगान वाला सिस्टम था वो दिल्ली और उसके आसपास के पार्ट्स में लिमिटेड था. ये पहला रूलर था जिसको चार्जिंग टैक्सेस बाय मेजरिंग द लैंड. इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान मुस्तखराज भी बनाया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. इसके साथ ही अलाउद्दीन हैड टेकन अवे द राइट टू चार्ज टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफिसर्स. तो जो अधिकार थे उस टाइम पे ट्रेडिशनल ऑफिसर्स को टैक्सेस चार्ज करने का, वो भी उसने वापस ले लिया, क्योंकि वो बीच से दे इट माइट राइज गिव टू करप्शन ऑल्सो. तो वो ऑफिसर्स का नाम था खूत, मुकद्दम और चौधरी. तो ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे एंड ऑल्सो अबॉलिश देयर प्रिविलेजेस. ही स्टार्टेड उनके प्रिविलेजेस को भी ख़त्म किया. देन ही स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स ऑन दैम ऑल्सो, और उसके बाद उन पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया. एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन खूट, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है, एंड द बलहार, दैट इज़ ऑर्डनरी फार्मर. तो उस टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं रह गया था खूट और बलहार, मतलब कि लैंडलॉर्ड और फार्मर के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट इज असर्शन रीजन. अलाउद्दीन खलजी इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल. एंड आप देख रहे होंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें खलजी के बारे में बात नहीं है. मतलब ये जो खलजी पीरियड था ये प्योरली अलाउद्दीन खलजी की पॉलिसीज़, उसके रेन, उसके डेवलपमेंट्स के टाइम पे या उसके इन्वेजन्स के लिए ही था. सो क्वेश्चन इज अलाउद्दीन खलजी इंट्रोड्यूस द प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली. ही वॉन्टेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिसन बिल्डिंग हिज पैलेसेज इन दिल्ली. तो प्राइस कंट्रोल इसने इंट्रोड्यूस किया था एंड वो लोअर वेजेस पे करना चाह रहा था आर्टिसंस को बिल्डिंग द पैलेसेज इन दिल्ली. तो इसमें आंसर है आपका सी. ए सही है, दूसरा गलत है. अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द प्राइस कंट्रोल पॉलिसी. ही हैड अपॉइंटेड द एफिशिएंट ऑफिसर्स फॉर सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी. उसने मलिक कबूल और एज शहना मतलब जो इंस्पेक्टर होता है मार्केट का, उसको अपॉइंट किया और उसको एक प्रोवाइड किया लार्ज डिटैचमेंट ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री के साथ जो उसकी मदद करेगी. ही गेव हिम एक्सटेंसिव अथॉरिटी ऑल्सो. उसने सारे मर्चेंट्स को कंट्रोल किया, इन्फॉर्म किया. ही कंट्रोल्ड ऑल द मर्चेंट्स एंड इन्फॉर्म द किंग अबाउट फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइजेज एंड जनरल सिचुएशन ऑफ द मार्केट. बर्नी डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ मार्केट रिफॉर्म टू सपोर्ट अ वास्ट आर्मी अगेंस्ट मंगोल्स. बर्नी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो बहुत बड़ी आर्मी, ये जो मार्केट रिफॉर्म कर रहे थे, वो था कि एक वास्ट आर्मी बने against Mongol attack and to control the potential rebellion by Hindus also. And he had nothing to do with paying low wages to the artisans. Artisans को कम पैसा देने का उसका कोई
मकसद नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स? अलाउद्दीन खलजी. Who of the following rulers enforced a strict price control during his period? Alauddin Khalji. The system of market control or price control was introduced by Khalji during the Sultanate period. He had a vast army in the center and gave them wages in cash. तो जो सेंटर में जो उसकी आर्मी थी उसको कैश में पैसा तनख्वाह देते थे. एंड वो पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला जिसने कैश में देना शुरू किया. द एक्सपेंडिचर ऑफ द, मतलब डीबीटी नहीं होता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं था उस टाइम पे. उस टाइम पे काइंड में भी देते थे, लैंड दिया या कोई और चीज़ें दी, बट ये कैश में देने वाला जो था वो पहला इंसान था. ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्मी वॉज वेरी हाई. अकॉर्डिंग टू बर्नी, इफ़ द आर्मी हैड गिवन द नॉर्मल वेजेस then the treasury of the state will finish within 5 to 6 years. ओके. बर्नी बोलते थे कि अगर आर्मी को नॉर्मल वेजेस दिए जाने लगे तो जो ट्रेजरी है वो अगले 5-6 साल में ख़त्म हो जाएगा वो ख़जाना. तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए ही रिड्यूस द वेजेस ऑफ द सोल्जर एंड ही हैड फिक्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ एंड रिड्यूस देयर रेट्स सो दैट हिज सोल्जर्स कुड लिव कंफर्टेबली. ठीक है. लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे तो वेजेस तो सोल्जर्स के कम किए, क्योंकि ये सोच के कि भाई अगर वेजेस के फॉर्म में ही सब कुछ दे दिया जाएगा तो फिर हमारी ट्रेजरी में नहीं बचेगा कुछ. तो वेजेस तो कम किए, लेकिन साथ ही साथ उसने कमोडिटीज़ के प्राइस भी फिक्स किए और रिड्यूस किए, जिससे कि जो सोल्जर्स, उसको पता था कि अब पैसा कम देने लगे हैं तो सस्टेन करना मुश्किल होगा. तो सोल्जर्स जिससे ईजिली सस्टेन कर पाए, तो एक साइड उन्होंने रिफॉर्म तो लाया, लेकिन दूसरी साइड उसने मार्केट को भी कंट्रोल किया, जिससे कि वो सोल्जर्स अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकें. द अटेम्प्ट ऑफ खलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइजेस वॉज हाईली सक्सेसफुल. सो अलाउद्दीन खलजी का जो मेजर था टू कंट्रोल द मार्केट प्राइजेस, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव भी रहा उसके पीरियड का. अलाउद्दीन चाहता था कि वो एक वास्ट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करे, इसीलिए उसने जो कमोडिटीज़ थी डेली यूज़ के, उसके प्राइजेस को कम किया. ही इस्टेब्लिश्ड सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली. तो उसने अलग अलग मार्केट्स ही इस्टेब्लिश किए, जैसे पूरा एक ग्रेन मार्केट इस्टेब्लिश किया, मंडी ग्रेन्स के लिए. क्लोथ और ग्रॉसरीज मार्केट इस्टेब्लिश करवाया अलग से, इसमें आपका क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह मिलते थे. मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल्स, ये सब अलग करवाया. देन मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज़ उसने अलग करवाया. टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सुपरिटेंडेंट कॉल्ड शहना-ए-मंडी. तो इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छे से, और उसने एक सुपरिटेंडेंट भी पोस्ट किया जिसको टाइटल दिया गया शहना-ए-मंडी, हु वॉज असाइंड बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर. एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इसको रखा था अपार्ट फ्रॉम शहनाई-मंडी. Alauddin received daily reports of the market from 2 other independent sources. तो शहनाई-मंडी तो एक था ही जिसको अपॉइंट किया गया था बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर. इसके अलावा 2 और इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे. बरीद, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, और मुन्यान, जो कि एक सीक्रेट स्पाई था. तो मतलब नाम नहीं है, ये भी टाइटल्स ही हैं. तो ये उसने अपॉइंट किए हुए थे जिससे कि इसको इन्फॉर्मेशन डेली की मिलती रहे. सो ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रूलिंग, क्योंकि वो हर चीज़ पे अपना होल्ड रखता था. द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मिडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? अगेन अलाउद्दीन खलजी. PDS जो आज आप देख रहे हो वो अभी का स्टार्ट नहीं है, इट वॉज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन. हु स्टार्टेड PDS इन द सल्तनत पीरियड? सेम क्वेश्चन. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स? तो ये इसने अलाउद्दीन खलजी ने शुरू किया था, घड़ी टैक्स और हाउस टैक्स. द 2 types of taxes were implemented by Khalji. Ghadi tax, which implemented on houses and huts, and grazing tax on milk giving animals. What was boundary between the Delhi Sultan and Mongols during the period of Alauddin Khilji after 1306? तो 1306 AD के बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खलजी, Ravi River was the border between Delhi Sultanate and Mongol.
In 1306, under the this Kabak Mongols attacked out, but on the bank of Ravi River, Malik Kafur and Ghazni Malik stopped them. Hence Ravi became the boundary between them. Okay, okay. I was just trying to figure out कि क्या है इसमें. इसमें ये बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और जो मंगोल के बीच में एक बाउंड्री थी, वो क्या थी. तो मंगोल्स अटैक करने आ रहे थे, बट बीच में रावी नदी जो मिली, वो एक बाउंड्री की तरह उसने काम किया. रावी नदी के इस साइड मलिक काफूर गाजी मलिक खड़े हुए थे अपनी सेना के साथ उनको हराने के लिए, मंगोल्स को. ठीक है. और अभी हमने देखा था कि सबसे पहली बार मंगोल आक्रमण जो हुआ था, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि वो किसके पीरियड में हुआ था. सो which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? He was none other than Alauddin Khilji. He took various steps to consolidate his empire. He set up a strong central government and raised a powerful and enormous army to protect his empire. Hence, correct answer option is D. Which ruler of Delhi Sultanate declared himself as Khalifa? तो इस किसने खलीफा अपने आप को डिक्लेयर किया था? अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मुबारक खिलजी जो था वो ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय मलिक काफूर. तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उनके बेटे को वो कर लिया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया. लेटर ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द प्रिजन. ही एज्यूम द टाइटल ऑफ अल इमान खिलाफतुल्ले. ही वॉज द ओनली रूलर हु एज्यूम द टाइटल ऑफ कैलिफ हिमसेल्फ. तो ये इकलौता रूलर था, हालांकि इसके रूल की और कोई जानकारी बहुत ज़्यादा है नहीं, ना ही कोई क्वेश्चन बना है, बट ये इकलौता रूलर था जिसने खलीफा की खुद की टाइटल को एज्यूम कर लिया, जो कि जिसका नाम खलीफा के टाइटल को बोलते थे खिलाफत उल ले या अल इमाम. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट खलजी डिनेस्टी. दिस वाज ऑल अबाउट अलाउद्दीन खलजी. तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि खलजी डिनेस्टी में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है जिसको आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी है. ही इज़ अलाउद्दीन खलजी. ठीक. नेक्स्ट डिनेस्टी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तुगलक डिनेस्टी. और तुगलक डिनेस्टी में अराउंड दे हैव प्रीटी मच क्वेश्चंस. 47 क्वेश्चंस हैं. तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे तुगलक डिनेस्टी का. वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियो. तब तक आप रिवाइज करते रहिए. टेक केयर एंड